गुड मॉर्निंग। आज हम लोग व्यवसायिक अध्ययन हिंदी मीडियम एमपी बोर्ड 12th चैप्टर 8 और आज पहला दिन है और चैप्टर है नियंत्रण। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। नियंत्रण अध्याय 8। ठीक है, चलिए इसमें देख लेते हैं अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे नियंत्रण का अर्थ, नियंत्रण की विशेषताएं, महत्व, सीमाएं, ठीक, नियोजन एवं नियंत्रण में संबंध। ठीक, बाकी फिर नियंत्रण की प्रक्रिया और ये जो लास्ट वाला जो दिख रहा है ना, ये हम नहीं पढ़ेंगे। हमारे सिलेबस में तो है पर हम नहीं पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि कभी भी एमपी बोर्ड इन पर जाता ही नहीं है ना। वो बेसिक क्वेश्चन ही पूछते हैं और ये काफ़ी हाई लेवल के क्वेश्चन है ना। अपन इनको पढ़ें और समझें और उसके बाद में पता चले कि अपन ने काफ़ी एनर्जी यहाँ पर दे दी और पता चले कि वो अर्थ और विशेषता ही पूछ रहे हैं, राइट। तो ये इसमें से कभी ना पूछा गया वाला टॉपिक है ये, तो हम इसको नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम लोगों को सिर्फ इतनी चीज़ें करनी है। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले नियंत्रण, ठीक है ना। नियंत्रण का अर्थ, नियंत्रण है क्या? बेटा सिंपल सी बात है, यदि आपके घर में कोई प्रोग्राम है, मान लो है ना, जैसे शादी का प्रोग्राम है, तो आपके दादाजी को हमेशा एक चिंता बनी रहेगी कि काम वैसे ही हो रहा है जैसे कि उन्होंने डिसाइड करा था, प्लान करा था, है ना। तो बार बार वो क्या करेंगे, आपके चाचा जी से पूछेंगे, आपके पिताजी से पूछेंगे कि क्यों वो काम दिया था, हो गया क्या? नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? अब चलो एक काम करो, ऐसा नहीं अब ऐसा करो। ये हमेशा चलता रहेगा, है ना। तो भैया नियंत्रण किसी भी कार्य का सही तरीके से सफलतापूर्वक करने के लिए नियंत्रण बहुत जरूरी है। इसको बहुत ही सिंपल सी भाषा में देखें कि यदि मान लो एक क्लास में टीचर ना हो, है ना, तो वहां क्या होगा आप खुद जानते हो। बच्चे सीधी तरीके से बैठेंगे, पढ़ाई करेंगे नहीं, ये छोड़कर, पढ़ाई छोड़कर वो बाकी सारे काम करेंगे। कोई इधर से कूदेगा, कोई उधर से चिल्लाएगा, है ना। तो वहां पर क्या है, नियंत्रण नहीं है। क्यों? क्योंकि टीचर नहीं है। तो टीचर वहां पर होके क्या करते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं, नियंत्रित करते हैं। क्या नियंत्रित करते हैं? जो काम होना चाहिए उस काम को करवाते हैं। इसी को क्या बोलेंगे हम? नियंत्रण। ठीक, तो नियंत्रण का यहाँ आप सीधे से आप यदि इसको देखोगे अवधारणा को, तो बहुत ही आसान शब्दों में आपको समझ में आ जाएगा नियंत्रण का मतलब। ठीक है, यहाँ पर देखो, मतलब बहुत ही सामान्य भाषा में लिखा हुआ है और आसानी से समझ में आने वाली बात है। प्रत्येक प्रबंधक अपनी संस्था के प्रयासों के परिणाम जानने में उत्सुक होता है। मैंने बोला था ना कि हमारे प्रोग्राम रहेगा तो हमारे पिताजी ये चेक करते रहेंगे या दादाजी चेक करते रहेंगे कि भैया जो काम हमने डिसाइड करा था वो उसी तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है। मतलब परिणाम, परिणाम को जानने के लिए क्या रहेंगे, उत्सुक रहते हैं। क्या कर्मचारी अपने निश्चित लक्ष्यों की ओर अग्रसर हो रहे हैं? मतलब कि हमने जिन जो जो काम अपने कर्मचारियों को दिया था, क्या वो उसी हिसाब से काम कर रहे हैं? बात समझ में आ रही ना? जो हमने तय करा था, उनको जो लक्ष्य दिए थे, क्या प्रबंधकीय निर्देशन प्रभावी रहा? देखो, काम करवाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, निर्देशन करना पड़ता है। ये हम लास्ट वाले चैप्टर में देख चुके हैं, है ना। निर्देशन करवाना पड़ता है, मतलब कि हमको उनको गाइड करना पड़ता है, राइट। तो वो भी चेक करना जरूरी है कि हमने जो उनको डायरेक्शन दिए थे वो सही तरीके से ये लोग उसी, मतलब हमारा जो डायरेक्शन था वो उन लोगों को सही तरीके से मिला या समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, कहने का मतलब इसके पहले के जितने भी हमने चैप्टर पढ़े और उनमें हमने जो जो पढ़ा, क्या प्लानिंग, संगठन, फिर क्या आता है नियुक्तिकरण, नियुक्तिकरण के बाद क्या आया निर्देशन, राइट। ये सारी प्रक्रिया, ये सारे काम सही तरीके से हुए या नहीं हुए, इसके लिए हमको बार बार चेक करते रहना पड़ता है। ठीक, और इसी को नियंत्रण कहते हैं कि भैया हमारी प्लानिंग जो हुई थी वो सही है, संगठन हमारा सही काम कर रहा है, नियुक्तिकरण सही हो रहा है ना। ऐसा थोड़ी ना कि नियुक्तिकरण किसी के भी हवाले छोड़ देंगे और वो किसी को भी भर्ती कर लेगा। नियंत्रण को, नियुक्तिकरण को भी कंट्रोल करने की जरूरत है कि सही व्यक्ति ही आना चाहिए जॉब पर, है ना। तो उसका भी कंट्रोल करना जरूरी है।
फिर उसके बाद में निर्देशन भी सही तरीके से हुआ है या नहीं हुआ है, ये भी चेक करना जरूरी है। ठीक, तो क्या समस्त योजनाएं नीतियां सफलतापूर्वक क्रियान्वित हुई है मतलब काम कर रही है। इन सभी का उत्तर प्रबंधकों को नियंत्रण तकनीक से ज्ञात होता है। समझ में आई बात? नियंत्रण प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण अंग माना गया है। सीधी सी बात है, पूरी परिभाषा में नियंत्रण शब्द है आखिरी में, और यही हमारा आखिरी चैप्टर भी है, राइट, प्रबंधन का। नियंत्रण के बिना प्रबंधन एक गेंद के समान है, मतलब जिसकी कोई दिशा नहीं है, जिधर फेंक दो उधर चली गई, मतलब बेकार है। याद रखो, हमने जितने भी चैप्टर पढ़े प्रबंधन की प्रक्रिया में, हमने जितने भी शब्द पढ़े, ये सारे सब महत्वपूर्ण हैं। इसमें किसी भी एक शब्द में या किसी भी एक क्रिया में यदि प्रबंधन असफल होता है तो वो पूरी प्रक्रिया क्या हो जाएगी? बेकार हो जाएगी, मतलब कि प्रबंधन खराब हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे ही नियंत्रण भी हो गया कि बिना नियंत्रण के प्रबंधन बेकार है। ठीक है, नियंत्रण के अंतर्गत अधीनस्थों के कार्यों को मापा जाता है। अब नियंत्रण कैसे किया जाए? तो नियंत्रण करने के लिए भैया आपको क्या करना पड़ेगा? पहले से कुछ प्रमाप तैयार करने होंगे। लिज्जत पापड़ वाला वीडियो, उसमें क्या था कि पापड़ का एक साइज होना चाहिए, फिक्स साइज, उसकी मोटाई फिक्स हो गई, ये क्या हो गया? प्रमाप हो गया। दूसरा, आपको हमेशा पापड़ लाटते समय क्या करना है? बालों को बांध के रखना है, नाखून कटे हुए होना चाहिए, हाथ साफ सुथरे होना चाहिए। याद करो, वो चेक करने आई थी दो लेडीज, एक लेडीज छत पे पापड़ बना रही थी, तो वो दो लेडीज से चेक करने आई थी, नियंत्रण था। ये चेक किया जा रहा था कि जो पहले से हमने आपको नियम कायदे बता रखे हैं, क्या आप उसको लागू कर रहे हो? परीक्षा हमारी होती है, एग्जाम हॉल में बाहर से लोग आते हैं चेक करने। क्यों चेक करने आते हैं? वो ये देखने आते हैं कि जो हमने नियम कायदे बताए थे, क्या उसी के अनुसार परीक्षा हो रही है, क्या उसी के अनुसार वहां पर एक टीचर है, जो एक एग्जामिनर है जो वहां पर है, बच्चे चीटिंग तो नहीं कर रहे हैं, उतनी ही दूरी पे बैठे हैं जितनी दूरी पे हमने पहले बताया था, हाँ या ना? तो नियंत्रण क्या है? कार्य जब होता है तो कार्य का क्या करते हैं? माप लेते हैं, पर माप लेने से पहले आपको प्रमाप लेना पड़ता है। प्रमाप मतलब जो पहले से तय कर दिया गया, जिस तरीके से किसी काम को करना है उसको क्या बोलते हैं? प्रमाप, राइट। तो पहले क्या डिसाइड होता है? प्रमाप, फिर क्या होता है? किए गए कार्य का माप, और फिर दोनों की होती है तुलना, प्रमाप की जो पहले से तय है और अभी हुआ, दोनों की तुलना करते हैं और देखते हैं कि कितना विचलन है। विचलन मतलब कि अंतर, ठीक। और यदि कोई अंतर पाया जाता है तो फिर उसका कैसे सुधार किया जाए, यही नियंत्रण प्रक्रिया है। समझ में आई बात? चलो देखो, तो नियंत्रण के अंतर्गत अधीनस्थों के कार्यों को मापा जाता है कि वे निर्धारित प्रमाप के अनुसार कार्य कर रहे हैं या नहीं। निर्धारित प्रमाप याद है ना, पहले से जो तय कर रखा है उसके अनुसार कार्य है या नहीं। यदि प्रमाप के अनुसार नहीं है तो क्या आवश्यक सुधारात्मक कार्यवाही हो सकती, मतलब हम क्या करें उसको सुधारने के लिए, ठीक, का निर्धारण कर सुधार किया जा सकता है। बात समझ में आ रही है? नियंत्रण सर्वव्यापी होता है। नियंत्रण सर्वव्यापी होता है मतलब जहां पर भी प्रबंधन है वहां नियंत्रण है, ठीक। स्कूल में, कक्षा में सभी जगह नियंत्रण विद्यमान रहता है। विद्यालय में प्राचार्य मतलब प्रिंसिपल बिना तथा कक्षा में शिक्षक के बिना जो स्थिति बनती है वह स्थिति प्रबंधन में नियंत्रण के बिना निर्मित हो जाती है। बात समझ में आ रही है? यदि प्रिंसिपल नहीं होगा तो टीचर भी ढंग से काम नहीं करेंगे, और टीचर ही क्लास में नहीं होंगे तो क्लास वाले क्या पढ़ेंगे? घूमते फिरते रहेंगे ना, बस वही बात है। ठीक है, तो नियंत्रण का मतलब समझ में आया है ना? ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। कौन सी? दूसरे पैराग्राफ की दूसरी लाइन, नियंत्रण के अंतर्गत अधीनस्थों के कार्यों को मापा जाता है ना, कि वे निर्धारित प्रमाप के अनुसार कार्य कर रहे हैं या नहीं। यदि प्रमाप के अनुसार नहीं है तो आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई हो सकती है, का निर्धारण कर सुधार किया जा सकता है या किया जाती है। ये जा सकती है गलत है, किया जाता है, राइट। यहां तक
ये हो गई आपकी नियंत्रण की सीधी सीधी बात करें अवधारणा या नियंत्रण का अर्थ। ठीक है, ये पंचलाइन है जो आपको लिखना है। ठीक है, उसको अंडरलाइन भी करके आना है, यदि आप लिख के आते हो तो इसको आपको अंडरलाइन भी करना है। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं नियंत्रण के अर्थ। फिर से वही बात है, मैंने अभी आपको जो समझाया सब वही बात है। देखिए, मतलब मैं सिर्फ पढ़ के बता रहा हूँ कि देखो ये वही शब्द है। नियंत्रण का आशय यह पता लगाना है कि समस्त कार्य, मैंने बोला ना दादाजी क्या करते रहते, पता लगाते रहते हैं कि यार वो काम वैसे ही हो रहा है कि नहीं, इतने लोगों का खाना बनाने का बोला था, इतने लोगों का खाना बन रहा है कि नहीं बन रहा है, यानी टेंट लग गया है कि नहीं लगा है, मतलब जो काम दिया था वो काम हुआ है या नहीं हुआ है, या वैसे ही हो रहा है ना जैसे मैंने बताया था। राइट, पता लगाना है कि समस्त कार्य का निष्पादन पूर्व निश्चित योजना, जो प्लानिंग में हमने तय कर लिया था, जो हमने प्लानिंग करी थी पहले से निर्धारित योजना, उद्देश्य तथा सिद्धांतों के अनुरूप हुआ है या नहीं हुआ है। क्लियर है ना? तो इतना ये भी आपके लिए, ये अर्थ में मैं बता रहा हूं कहां से कहां तक रहेगा। यदि नहीं हुआ है तो विचलन, विचलन अभी बताया था मैंने, अंतर, प्रमाप और कार्य जो अभी हुआ है उनमें अंतर को हम क्या बोलते हैं, विचलन। तो विचलन के कारणों को खोजकर, मतलब अंतर के कारणों को खोजकर विचलनों को दूर करने, मतलब उनमें जो आया अंतर है उसको दूर करने के लिए सुधारात्मक कार्यवाही की जाती है। ठीक है सर, ये विचलन की जगह हम अंतर लिख दें क्या, आसान रहेगा, है ना? नहीं, अंतर का मतलब अलग होता है और विचलन का मतलब अलग होता है। इस समझाने के लिए बोल रहा हूं, क्योंकि आपके लिए अंतर ही शब्द समझ में आता है आपको, इसलिए समझाने के लिए बोल रहा हूं। यहां पर विचलन शब्द ही लगाना है, अंतर नहीं लगाना है। ठीक है, संक्षेप में निर्धारित उद्देश्यों एवं योजना के अनुरूप वास्तविक प्रगति को सुनिश्चित करना ही नियंत्रण कहलाता है। बात समझ में आ रही है? वास्तविक प्रगति को सुनिश्चित, सुनिश्चित मतलब पता लगाना कि भैया ये वैसे ही हो रहा है, इसको ही हम क्या बोलेंगे, सुनिश्चित करना ही नियंत्रण कहलाता है। इसका उद्देश्य कार्य की दुर्बलताओं, मतलब उसमें जो कमियां हैं, त्रुटि कमियां है ना, और विचलनों को प्रकाश में लाना है, मतलब जानना है कि यदि कोई कमी है, कोई गलती हो रही है तो उसको क्या करना, पहचानना। ठीक है, उसके कारण तथा, मतलब उसके जो भी कारण है उसका पता लगाना, तथा उत्तरदायी व्यक्ति का पता लगाना, मतलब इसका जिम्मेदार कौन था उसका पता लगाना कि ये किसकी जिम्मेदारी थी और ये क्या हुआ। जैसे सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट ने बोल रखा है कि 75% रिजल्ट चाहिए बोर्ड में, हर टीचर को बोल रखा है कि तुम्हारे सब्जेक्ट में क्या होना चाहिए, 75% पास होना चाहिए। अब कोई यदि किसी क्लास में 60% बच्चे ही पास हुए हैं, तो प्रमाप क्या था, 75% का, और अभी पास कितने हुए, 60। तो अब ढूंढा जाएगा कि इसका कारण क्या है, इसका जिम्मेदार व्यक्ति कौन है, तो इसका जिम्मेदार व्यक्ति कौन हुआ, वो टीचर। राइट, फिर टीचर से जवाब मांगा जाएगा, भैया ये क्यों हुआ। फिर टीचर अपने कारण बताएगा कि भैया 6 महीने तो आपने मेरी ड्यूटी वहां लगा रखी थी, 3 महीने आपने मेरी ड्यूटी वहां लगा रखी थी, तो 2 महीने में क्या पढ़ा। ये उसका जवाब है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि वो ऐसा जवाब देगा, उसका जवाब है ना, ताकि यथा समय उन्हें सुधारा जा सके एवं भविष्य में उनकी पुनरावृत्ति को रोका जा सके। ये अर्थ पूरा टिक कर लो। ठीक है, अर्थ पूरा टिक कर लो, यही हमको लिखना है आंसर में। ठीक है, परिभाषा के रूप में कोई सी भी एक परिभाषा ले लो, है ना, जो आपको इजी लगे। ठीक है, यहां पर आ गए हम नियंत्रण की विशेषताओं पर। ठीक है, अब मैं आपको नियंत्रण की विशेषता और महत्व डायरेक्ट पढ़ाऊंगा, क्योंकि इसमें इससे ज्यादा और कुछ नहीं है, इस सब चैप्टर में हम इससे ज्यादा और कुछ नहीं पढ़ेंगे, महत्व विशेषताएं पढ़ेंगे और नियोजन और प्रबंधन में संबंध पढ़ेंगे बस। चलो, नियंत्रण प्रबंधन, नियंत्रण प्रबंधन का एक आधारभूत कार्य। आधारभूत कार्य क्यों बोल रहे हैं, देखो सारे चैप्टर सब आधारभूत है। नियोजन, नियोजन को तो प्रथम कार्य बोल दिया है ना, संगठन को द्वितीय बोल दिया है, पर ये दोनों भी क्या है, आधारभूत है। उसके बाद में क्या आ गया,
संगठन के बाद में नियुक्तिकरण, निर्देशन और नियंत्रण, ये ही क्या है, प्रबंधन है। तो भैया ये आधारभूत कार्य है, इसमें क्या है, देखो लिखा हुआ है, जैसे कि नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन, ये सब क्या है, आधारभूत कार्य। वैसे भी नियंत्रण भी आधारभूत कार्य है। ठीक है। सर्वव्यापी कार्य मतलब हर जगह नियंत्रण आवश्यक है। अपन ने अभी अवधारणा में पढ़ा था कि नियंत्रण क्या है, सर्वव्यापी है। देखो ये अवधारणा में पिछले पेज में हमने देखा था, है ना। नियंत्रण क्या है, सर्वव्यापी। सर्वव्यापी का मतलब होता है, ये रहा नीचे से तीसरी लाइन, मतलब ये हर जगह होता है। हर जगह मतलब जहां व्यवसाय का कार्य हो रहा है या नहीं भी हो रहा है, हमारे घर में कोई कार्यक्रम होता है तो नियंत्रण जरूरी है भाई। नियंत्रण वहां जरूरी है जहां संगठन है, जहां 4 लोग मिलके कोई काम कर रहे हैं, वहां क्या है, नियंत्रण आवश्यक है। ठीक है, देख लो लिखा है, नियंत्रण प्रबंधन का अनिवार्य कार्य है क्योंकि यह सभी संगठनों, व्यवसायिक अथवा गैर व्यवसायिक, तथा सभी प्रबंधकीय स्तरों, सभी प्रबंधकीय स्तर मतलब उच्च स्तर, मध्यम स्तर, निम्न स्तर, तीनों स्तरों पर जरूरी है। ठीक है, हर स्तर पर प्रबंधक यह विश्वास दिलाता है कि वास्तविक प्रगति निर्धारित योजना के अनुरूप ही है। इसका मतलब समझ में आया ना बेटा, वास्तविक प्रगति मतलब जो वास्तव में काम हो रहा है, जो हमने तय करा था उसी के अनुसार हो रहा है, अनुरूप। ठीक है, नियंत्रण एक निरंतर चलने वाली क्रिया है। नियंत्रण क्या है, हमेशा, भाई सीधी सी बात है, सारी क्रियाएं, पूरा प्रबंधन, हमने क्या बोला, प्रबंधन सबसे पहले वाले चैप्टर में पढ़ो। प्रबंधन एक नियंत्रण सॉरी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, सतत प्रक्रिया जिसको बोलते हैं। जब प्रबंधन ही सतत प्रक्रिया हो गई तो उसकी क्रियाएं भी तो सतत ही हो गई ना। और हमने आज सभी चैप्टरों में देखा, प्लानिंग भी निरंतर होती रहती है, संगठन को भी निरंतर करा जाता है, नियुक्ति भी निरंतर चलती रहती है, निर्देशन भी निरंतर चलता रहता है, नियंत्रण भी। ये शब्द तो 3 विशेषताएं तो आपकी सभी में चिपका दो। चिपका दो मतलब समझ रहे हो ना, सोचो मत, चिपकाने का मतलब ये कौन कौन सी, पहला आधारभूत कार्य, कोई सा भी संगठन, योजना, निर्देशन, नियुक्तिकरण। फिर दूसरा क्या, सर्वव्यापी है। तीसरा क्या, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया मतलब सतत प्रक्रिया है। ठीक है, नियंत्रण प्रबंधकीय प्रक्रिया का आरंभ व अंत दोनों है। भाई बहुत सही बात बोली, प्लानिंग करने में भी नियंत्रण जरूरी है, हाँ या ना। यदि प्लानिंग ही गड़बड़ हो गई, उसमें ही नियंत्रण नहीं रहा तो प्लानिंग गड़बड़ हो जाएगी, सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। और नियंत्रण के जरिए ही आप जो प्लानिंग में की गई थी उसी को क्या करते हो, नियंत्रित करते हो। तो ये आदि और अंत है, समझ में ही बात, पढ़ के देखते हैं। नियंत्रण का कार्य उपक्रम की स्थापना से लेकर समापन तक होता है। मतलब यदि आप किसी बिजनेस को बंद भी कर रहे हो बेटा, तो भी आपको क्या करना पड़ेगा, नियंत्रण करना पड़ेगा। मैं जब सीए के ट्रेनिंग में था, है ना, तो सबसे पहला काम मेरे को यही मिला था ट्रेनिंग में जब गया था। एक हरियाली किसान बाजार, शायद नाम सुना हो आप लोगों ने, था एक जमाने में, है ना। वो मैं जब 2012 में या 11 में, जब मैं आर्टिकलशिप मतलब सीए की अंडर ट्रेनिंग जो होती है उसमें जब गया था, तब वो बंद होना चालू हो गए थे। हर जिले में उन्होंने अपना एक सेंटर खोल रखा था, है ना, हरियाली किसान बाजार, बहुत बड़ा। तो जब उसको बंद कर रहे थे ना बेटा, तो बंद करने के लिए भी नियंत्रण जरूरी है। क्यों, क्योंकि यदि उसमें नियंत्रण नहीं करा तो जो बचा कुचा है वो भी क्या हो जाएगा, लुट जाएगा। समझ में आ रही बात। तो उसके लिए सीए को अपॉइंट किया गया था। सीए वहां जाता था, मतलब हम लोग जाते थे वहां, है ना, और हमारे सामने सारा सामान पैक होता था। मालूम है वो कैसे होता था, अचानक जाते थे, हमको एक दिन पहले आ जाता था कि भैया फलाना शहर जाना है और फलाना शहर पे ये हमारा सेंटर है और आपको ये अधिकार देते हैं, आप जाओ और उन ताला लगवाओ। सबसे पहले वहां से नियंत्रण पे से अधिकार को हटाओ, मतलब वहां पर जो प्रबंधक है उसको पहले वहां से हटाओ, क्योंकि वो एकदम से विरोध कर सकता है। तो उसको मालूम ही नहीं होता है कि आज उसकी नौकरी चली गई। सुबह सुबह हम जाते हैं और बोलते हैं भाई साहब
ये रहा लेटर। चलिए आप कंट्रोल छोड़िए, अब कंट्रोल हमारा है। फिर आएंगे बंदे, वो पैक करेंगे और ले जाएंगे। यदि ये नहीं करेंगे, प्रबंधक के हाथ पे छोड़ दिया कि भैया बंद करना है, तो अब तो वो खुन्नस निकालेगा ना, यार मेरी नौकरी गई। तो हो सकता है वो कुछ ना कुछ घपला करने की कोशिश करे आखिरी में। तो बंद करने के लिए भी क्या है, नियंत्रण चाहिए, चालू करने के लिए भी और बंद करने के लिए भी। ये समापन का मतलब वही है। स्थापना काल में अनुमान लगाना, योजना बनाना, उचित नियुक्ति करना, आदर्श क्रय नीति बनाना आदि कार्य प्रारंभ में किए जाते हैं, अतः इन पर नियंत्रण आवश्यक है। इसी प्रकार समापन में भी संपत्तियों का उचित विक्रय, हम वही तो करने जाते थे, संपत्तियां ही तो इकट्ठी करने जाते थे कि जो बचा माल है बेटा जब्त करो। क्योंकि यदि प्रबंधक के हाथ में बेच दिया कि भाई बेच देना इसको, तो वो तो नौने पौने, जिसको बोलते हैं छोटे, नौने पौने भाव में बेच देगा। ये लैंग्वेज है ना, छोटी कीमतों पर बेच देगा। उचित विक्रय, लेनदारों के अनुसार भुगतान आदि समापन के समय कार्य है जो कि पूर्ण नियंत्रण के साथ किए जाते हैं। ठीक है, आगे आ जाओ। यहां पर आ गए हम। नियंत्रण परिणामों में से संबंधित है। नियंत्रण कहां से संबंधित है, परिणामों से संबंधित है। मतलब नियंत्रण कब करोगे, जब कोई परिणाम आएगा तब उसमें अंतर निकालोगे। नियंत्रण का संबंध परिणामों से होता है क्योंकि प्राप्त परिणामों के आधार पर ही हम प्रगति का मूल्यांकन करते हैं। मतलब काम कैसे चल रहा है तभी मालूम होगा ना, जब हमें यह मालूम पड़ेगा कि क्या हुआ है। जब हमको यही नहीं मालूम पड़ेगा कि क्या हुआ है, तो हम उसका अंतर निकाल पाएंगे क्या। ठीक, मूल्यांकन करते हैं वो विचलनों का पता लगाकर सुधारात्मक कार्रवाई करते हैं। तो इसका संबंध किससे है, परिणाम से है ना। ये ऑब्जेक्टिव बन जाता है, रिक्त स्थान। नियंत्रण डेज 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 से संबंधित है, आप बोलोगे परिणामों से संबंधित है। ठीक है, नियंत्रण वर्तमान एवं भविष्य को देखता है, अभी भी देखेगा कि अभी क्या हो रहा है और अब इसका सुधार कैसे करना है। ये जो सुधार करने की प्रक्रिया होगी ना, ये क्या है, भविष्य की। ठीक है, नियंत्रण के द्वारा वर्तमान कमियां व त्रुटियों को देखा जाता है तथा ऐसी त्रुटियों को दूर करने का प्रयास किया जाता है ताकि भविष्य में कोई बाधा ना आए। मतलब भविष्य में ऐसा दोबारा ना हो, यह भी ध्यान में रखा जाता है। वास्तव में श्रेष्ठ नियंत्रण पद्धति है। मतलब यही तो है कि भविष्य में भी उस चीज का दोहराव ना हो, यही नियंत्रण है। अभी को आपने नियंत्रित कर लिया, इससे मतलब नहीं है, ये दोबारा नहीं होना चाहिए। समझ में ये बात। नियंत्रण सुधारात्मक कार्रवाई है। सुधारात्मक कार्रवाई मतलब सुधार करते हैं ना अपन, विचलन आता है, इस विचलन को दूर करते हैं। ये क्या हो गया, सुधारात्मक कार्रवाई है। सही है, आगे बढ़े। इस पॉइंट को नहीं पढ़ूंगा मैं, आप लोग पढ़ लेना। नियंत्रण का आधार नियोजन है। हाँ हाँ, मैंने क्या बोला था, नियोजन प्लानिंग में ही तय कर लिया जाता है कि नियंत्रण कैसे करना है ना। तो नियंत्रण का आधार कहां बन गया, नियोजन, नियोजन में ही तय कर लिया। ठीक, ये भैया हो गई आपकी विशेषताएं। बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है, नियंत्रण की विशेषताएं। ठीक है, ठीक है। चलिए, तो अब आते हैं महत्व पे। नियंत्रण की आवश्यकता या महत्व, है ना। आवश्यकता और महत्व दोनों ही है। ठीक है, चलिए। संगठनात्मक लक्ष्यों को पूरा करना। भाई चारों प्रक्रिया जो हमने देखी, कौन कौन सी, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन, सभी क्यों हो रहे हैं, सभी संगठन के क्या कर रहे हैं, लक्ष्य के लिए प्राप्त करने के लिए हो रहे हैं। ठीक है, आगे प्रमापों को शुद्धता को जांचना। प्रमापों की शुद्धता को जांचना। एक प्रबंधक नियंत्रण कार्य करते समय वास्तविक कार्य और वास्तविक कार्य प्रगति व प्रमापों की तुलना करता है। वह यह जांचता है कि कहीं निर्धारित प्रमाप सामान्य प्रमापों से अधिक या कम तो नहीं है। नहीं समझ में आया, सुनो। हमने तय कर रखा है कि भाई कोई काम, जैसे मान लो हमारी टी शर्ट की फैक्ट्री है, तो हमने तय कर रखा है कि एक दिन में एक कर्मचारी कम से कम 20 टी शर्ट बना के देगा। ये हमारा क्या हो गया, प्रमाप, राइट। अब एक कर्मचारी कितने बना रहा है हम ये देखेंगे और उस प्रमाप से तुलना करेंगे। पर इसके साथ साथ जो कंट्रोल कर रहा है ना, ये जो देख रहा है, उसका काम एक और हो जाता है।
ये भी तय करना कि कहीं हमने प्रमाप तो नहीं गलत डिसाइड कर दिया। समझ में आ रही बात? कि जो प्रमाप डिसाइड कर रहा था ना कि एक दिन में कितने 20 डिसाइड, हो सकता है हमने ज्यादा डिसाइड कर दिया है, हर कर्मचारी 12 पे ही रुक जाता है, 14 पे, 15 पे, हद, इससे ज्यादा तो कोई बना ही नहीं पा रहा, इसका मतलब हमने शायद प्रमाप गलत कर दिया। तो प्रमाप को भी जांचना है। समझ में आई बात? हो सकता है कि हर कोई 20 बना रहा है यार, बड़े आराम से 20 बना रहा है, कोई तो 22 बना देता है, कोई तो 25 बना देता है। अरे यार अपन ने प्रमाप काफी नीचे ले लिया है, 25 करो इसको। ठीक है, प्रमापों की शुद्धता को जांचना। समझ में आई बात? चलिए, संसाधनों का अनुकूलतम कुशलतम उपयोग करना। सीधी सी बात है, नियंत्रण रहेगा तो आप सारी चीजें जैसे कि मानवीय और भौतिक, भौतिक मतलब मशीन, मानव तंत्र और इंसान, राइट, इन दोनों संसाधनों का आप सही तरीके से उपयोग कर सकते हो यदि नियंत्रण है तो। ठीक है, इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं। कर्मचारी अभिप्रेरणा में सुधार करना। भाई, नियंत्रण के जरिए हम उसके जो मानव, उसका जो मनोबल है उसमें भी हम क्या करते हैं, सुधार करते हैं। दो तरीके से, पॉजिटिव और नेगेटिव। जैसे कि किसी व्यक्ति से काम नहीं हो रहा है, वो गड़बड़ कर रहा है, नहीं हो रहा है, तो आप उसको समझा ही दोगे कि नहीं देखो ऐसे नहीं, ऐसे करो, देखो हो जाएगा, नियंत्रण में ही होगा ये, है ना। और कोई व्यक्ति तेज चल रहा है, तेज चल रहा, समझ रहे हैं ना, जो हमारे नियमों के अनुसार नहीं चल रहा है, तो हम उस पर पेनल्टी लगाएंगे, उसको पनिश करेंगे। जनरली पनिशमेंट कैसे होता है, सैलरी काट कर, तो वो क्या होगा, कंट्रोल होगा। तो वो भी एक तरह से अभिप्रेरणा है। हमने देखा था अभिप्रेरणा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होती है। पॉजिटिव का मतलब कर सकता है बेटा, तू कर सकता है, और नेगेटिव में हम उसको डरा कर वो काम करवाते हैं कि नहीं हुआ ना तो तेरी नौकरी चली जाएगी। ठीक है ना, वही चीज है। नियंत्रणों द्वारा कर्मचारियों को अभिप्रेरित किया जाता है। नियंत्रण व्यवस्था के लागू होने की जानकारी होने पर सभी कर्मचारी पूरी लगन और निष्ठा से काम करते हैं। सीधी सी बात है, एक क्लासरूम में टीचर बैठा है तो सब सीधे बैठे रहेंगे। क्लासरूम में टीचर नहीं है, सब मस्ती कर रहे हैं, पर जैसे ही मालूम पड़ता है अरे प्रिंसिपल साहब आ रहे हैं, साहब सीधे, ये क्या हो रहा है, उनके मनोबल, मतलब उनको अभिप्रेरणा मिल रही कि नहीं यार भाई सीधे बैठ जाओ, प्रिंसिपल आ रहे हैं, देख लिया तो ये सीधे पिताजी को बुला लेंगे। समझ में ही बात है ना, होता है ना ऐसा, जैसे टीचर आते हुए दिखते हैं तो सब सीधे हो जाते हैं क्लास में, ये वही है, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके कार्य का मूल्यांकन होगा। प्रिंसिपल आएंगे और देखेंगे कि तुम क्या कर रहे हो, और प्रगति रिपोर्ट अच्छी आने पर उन्हें पुरस्कार दिया जाएगा, और यदि प्रगति रिपोर्ट बेकार रही, मतलब तुम मस्ती करते पाए गए, तो पनिशमेंट, हाँ या ना। ठीक। व्यवस्था एवं अनुशासन सुनिश्चित करना। अनुशासन समझते हो ना, डिसिप्लिन, डिसिप्लिन सुनिश्चित करना। वो प्रिंसिपल क्यों दिन में एक बार हर क्लास में जाके देखते हैं, यही देखने के लिए, ये बताने के लिए कि देखो मैं हूं, टीचर को भी बताने के लिए और स्टूडेंट को भी बताने के लिए कि मैं हूं, मेरी तुम पर नजर है, सब डिसिप्लिन में रहना। समझ में आई बात? ये उनका काम है ना, डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए आपको नियंत्रण करना पड़ेगा। ठीक है, समन्वय स्थापित करने में सहायक, सीधी सी बात है, ये भी समन्वय स्थापित करेगा। ठीक है, आगे, त्रुटियों को न्यूनतम करना, गलतियों को क्या करना, कम से कम करने में सहायक। ठीक है, क्योंकि नियंत्रण के जरिए आप गलतियों को क्या करोगे, रास्ते में ही पहचान लोगे। यदि कोई काम हो रहा है और आप पकड़ लोगे कि यार ये गलत तरीके से कर रहा है, तो आप उसी वक्त उसका क्या कर दोगे, सुधार कर दोगे नियंत्रण में ही, तो आप गलतियों को क्या कर दोगे, कम कर दोगे। और दूसरी चीज हमने देखा नियंत्रण में क्या होता है, भविष्य में दोबारा ना ये गलती हो, इस पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, तो भविष्य में क्या हो जाएगी, गलतियां कम होने लगेगी, हाँ या ना। जोखिम से सुरक्षा, रिस्क वाली चीजों पर नियंत्रण रहता है, जैसे कि हमारी कोई असेट, फैक्ट्री पे लगी हुई मशीनें, कीमती सामान, इस पर भी हमको क्या करना रहता है, नियंत्रण करना रहता है, मतलब वो सुरक्षित रखना पड़ती है। ठीक है, जैसे एक बस वाला, कोई बस है जिसके पास में 10 एक बस है, कितनी, लगभग 10 बस है, तो उसको कंट्रोल रखना पड़ता है बेटा कि उसकी हर बस कहाँ है, किसके पास है, कौन ड्राइवर है, अभी रात में वो रुकी है तो कहाँ रुकी है ना, सब कंट्रोल करना पड़ेगा, वो ये वही सुरक्षा।
ठीक है, ये हो गया भैया। अब यहां पर आता है नियंत्रण की सीमाएं। चलिए, तो ये भी नियंत्रण की सीमाएं भी एक अच्छा आईएमपी क्वेश्चन है। 3 ही क्वेश्चन बनते हैं वैसे ज्यादातर, विशेषता, महत्व और सीमाएं। ठीक, 1-2 और बनेंगे, देखते हैं। बाहरी परिस्थिति मतलब बाहर के कारणों पर नियंत्रण नहीं हो सकता। आप बाहरी वातावरण के पर नियंत्रण नहीं कर सकते। ये इसकी क्या है, नियंत्रण की सीमा है। ठीक है, लिमिट है। ठीक है, कमी है। व्यक्तिगत उत्तरदायित्व के निर्धारण में कठिनाई। कभी कभार प्रबंधन के कार्य में कुछ त्रुटियां होती है जिसका निर्धारण करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि ये किसके कारण हुआ है। सीमा की, ये नियंत्रण की क्या है, सीमा है। प्रबंधन कई बार एक कार्य एक से अधिक व्यक्तियों से करवाता है। अब जब आपने एक कार्य एक से अधिक लोगों से करवा लिया तो आप उसमें किसने ये गलती करी ये ढूंढना मुश्किल हो जाता है। इसलिए प्रबंधन के सिद्धांतों में कई बार हमने क्या बोला है, हर बार हमने एक ही चीज बोली है, एक व्यक्ति को एक ही काम दो, एक काम एक ही व्यक्ति करे, ताकि हम उसकी क्या डिसाइड कर सके, उत्तरदायित्व डिसाइड कर सके। कई बार हमने ये बोला है ना, प्रबंधन में पढ़ते पढ़ते। यदि उसे कार्य में कोई त्रुटि विचलन, यदि उस कार्य में, ये उस आएगा ना, यदि उस कार्य में कोई त्रुटि विचलन हो जाता है तो यह निश्चित करना कठिन है कि कौन सा व्यक्ति उत्तरदायी है। ठीक, अर्थात सामूहिक कार्यों के निष्पादन की दशा में, मतलब जब कई लोगों ने मिलकर किसी कार्य को करा है उसको बोलते हैं सामूहिक कार्य के निष्पादन में व्यक्तिगत उत्तरदायित्व के निर्धारण में कठिनाई होती है। ठीक है, जैसे आज मैच हम हार गए क्रिकेट में, तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि किसकी गलती के कारण हुआ। सब ने अच्छा खेलने की कोशिश करी फिर भी हार गए, तो हम बोलेंगे यार इसमें ये डिसाइड करना बहुत मुश्किल है कि भैया किसके कारण हम मैच हारे। ठीक है ना। प्रमापों के निर्धारण में कठिनाई, प्रमापों के निर्धारण में कठिनाई। भाई नियंत्रण करने के लिए आपको पहले क्या तय करना होता है, प्रमाप। अब प्रमाप तब तय करोगे जब आप सच में काम करके चेक करोगे कि भैया कितना हमको प्रमाप डिसाइड करना है। समझो बात को। अभी हमने बिजनेस चालू करा, अब हम ये कैसे तय कर लें कि एक दिन में एक वर्कर 20 टी शर्ट बना के देगा, किया जा सकता है क्या, जब तक हम करवा के नहीं देखेंगे, है ना। तो उसका अनुमान लगाना बहुत कठिन हो जाता है। और हमने ये भी देखा कि फिर नियंत्रण फिर क्या करता है, उसी प्रमाप का सुधार भी करता है। देखा ना अभी हमने प्रमापों की शुद्धता की जांच, है ना। तो ये निर्धारित करना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। प्रमाप नियंत्रण की आधारशिला है। प्रमाप क्या है, नियंत्रण की आधारशिला। नियंत्रण कैसे कर पाओगे, जब तक प्रमाप नहीं डिसाइड करोगे तब तक नियंत्रण नहीं होगा। किंतु किसी कार्य के संबंध में केवल प्रत्यक्ष प्रमाप निर्धारित करने से ही काम नहीं चलता। मतलब पैसा कि भैया इतना काम कर दोगे तो तुमको इतना पैसा मिल जाएगा, सिर्फ यही तय करना से काम नहीं चलता। अपितु अप्रत्यक्ष प्रमापों जैसे कि लगन, विश्वसनीयता, मनोबल, स्वामी भक्ति, निष्ठा, ईमानदारी, तत्परता आदि का निर्धारण भी जरूरी है। कि भाई कोई व्यक्ति कितना हमारे लिए ईमानदार है ये भी हमको तय करना है। और ये तय करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि यार ये हमारी संस्था के प्रति सच में ईमानदार है भी या नहीं है। ठीक है, इसका प्रमाप भाई चेक कैसे करोगे किसी कर्मचारी को, तो इसका प्रमाप तय करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, चलिए। नियंत्रण लागत की समस्या। हाँ, नियंत्रण में क्या करना पड़ता है, खर्चा करना पड़ता है। और कभी कभार ये खर्चा ज्यादा हो जाता है, इसलिए कई प्रबंधक नियंत्रण की प्रक्रिया को क्या कर देते हैं, कमजोर कर देते हैं। वो बोलते हैं ठीक है यार यहाँ पर ये मत रखो, ये तो बहुत महंगा पड़ेगा। जैसे अकाउंट को नियंत्रित करने के लिए क्या करवाते हैं, ऑडिट करवाया जाता है। जो खाते होते हैं ना, खातों की जांच कौन करता है, सीए करता है। ठीक है, तो सीए क्या लेता है, फीस लेता है। तो वो क्या करते हैं कि साल में एक ही बार क्या करवाते हैं, उसकी जांच करवा लेते हैं। संस्थाएं क्या करती है, साल में केवल एक ही बार क्या करती है, खातों की जांच करवा लेती है। पर एक बार साल भर में एक बार जांच करवाने से पूरा लाभ नहीं मिलता। क्यों, क्योंकि यदि कोई घोटाला हो चुका है तो आप उसको रोक पाओगे क्या, जो हो चुका है।
पर आप पूरे साल के दौरान यदि सीए से जांच करवाते रहोगे लगातार, तो शायद सीए कोई घोटाला हो रहा है तो उसको उसी वक्त पकड़ लेगा, ज्यादा नुकसान नहीं होने देगा। पर प्रबंधक क्या सोचते हैं, मैनेजर क्या सोचते हैं, या स्वामी क्या सोचता है कि यार घोटाला नहीं हुआ तो साल भर की फीस बहुत महंगी पड़ जाएगी। समझ में आ रही बात? तो वो बोलते हैं ठीक है यार, साल के आखिरी में एक बार चेक करवा लेंगे। क्यों करा उन्होंने ऐसा? क्योंकि महंगा है। बात समझ में आ रही है ना? निरंतर करवाना तो नियंत्रण क्या है, एक खर्चीली प्रक्रिया, ये इसकी समस्या है। कर्मचारियों द्वारा विरोध, कभी कभार क्या हो जाता है, यदि ज्यादा नियंत्रण लागू कर दिया जाए तो कर्मचारी इसका क्या करते हैं, विरोध करते हैं। क्या यार बोले, हर जैसे ऑडिट की बात कर रहा हूं ना मैं, खाते चेक करने की, यदि हमने सीए को लगा दिया कि हाँ ठीक है आप तो साल भर हमारे क्या करो, खातों की जांच करते रहो, अब वो सीए आएगा चेक करेगा तो उससे काम डिस्टर्ब होगा। भाई वो बोलेगा लाओ फलाना किताब ला के दो, अब परचेस मैनेजर तुमको फलाना रजिस्टर दे कि उसका काम करे, और बोले तू तो रोज आ जाता है यार। समझ में आ रही है ना? तो वो उससे क्या होगा, कर्मचारी क्या हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे, बोलेंगे क्या रोज की जांच करवा रहे हो यार, तुमको हम पे विश्वास नहीं है क्या यार? हो जाएगा ना, क्या ये रोज की जांच, विश्वास नहीं है क्या? ये वही होगा, कर्मचारियों द्वारा विरोध। ठीक, अब हम आ गए एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन पे, नियंत्रण और नियोजन में संबंध। ये भी महत्वपूर्ण है बेटा, आईएमपी है। नियोजन और नियंत्रण में संबंध क्या है, मैं डायरेक्टली आपको समझा रहा हूं, इसको देखेंगे पढ़ के बाद में। बेटा मैंने क्या बोला, नियोजन में ही तय हो जाता है कि नियंत्रण कैसे करना है, हाँ या ना? तो नियंत्रण कहाँ तैयार हो जाता है, नियंत्रण की सारी प्रमाप कहाँ तय हो जाते हैं, नियोजन करते समय में। ठीक है, अब यदि नियोजन में ही नियंत्रण सही नहीं किया, नियोजन करने में करते समय नियंत्रण को जो प्लानिंग करिए कि कैसे हम नियंत्रण करेंगे, यदि वही प्लानिंग ही गलत हो गई नियंत्रण की, तो वास्तविकता में वो नियंत्रण हो पाएगा क्या? हो पाएगा क्या? मतलब वास्तविक नियंत्रण जब होगा वो गलत होगा, और नियंत्रण गलत हो गया तो प्रबंधन क्या हो गया, पूरा गड़बड़ हो गया। संगठनात्मक लक्ष्य की प्राप्ति होगी क्या? नहीं होगी। मतलब यदि नियोजन में ही नियंत्रण गलत हो गया, नियोजन काय का कर रहे थे अपन कि कैसे हम क्या करेंगे, नियंत्रण करेंगे, यदि हमने यही गड़बड़ कर दी बेटा, तो वास्तविक नियंत्रण सही होगा क्या? नहीं। ठीक, चलो, हमने प्लानिंग बहुत अच्छी करी, सभी की प्लानिंग बैठ के हमने बहुत बढ़िया परफेक्ट प्लानिंग थी, पर हर कार्य करने में आपको क्या करना होगा, नियंत्रण। संगठन करने में नियंत्रण करना होगा, नियुक्तिकरण में है ना, काम जब हो रहा है नियंत्रण। आपने प्लानिंग बहुत अच्छी करी पर आपका नियंत्रण वास्तव में क्या हो गया, गलत हो गया, आप कर ही नहीं पाए। प्लानिंग सही थी उसकी पर आप उसको वास्तव में लागू नहीं कर पाए, तो आपकी प्लानिंग बेकार। राइट? तो ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यदि नियोजन बेकार हुआ तो आप चाहे कितना भी दम लगा लो, आप सही तरीके से नियंत्रण नहीं कर सकते, क्योंकि प्लानिंग ही बेकार है। और यदि प्लानिंग बहुत अच्छी है पर आपने नियंत्रण ढंग से नहीं कर पाए तो प्लानिंग बेकार हो जाएगी। समझ में आ रही बात? प्लानिंग अच्छी है, नियंत्रण कमजोर है, तब भी संगठन का लक्ष्य नहीं मिलेगा। प्लानिंग बेकार है और खूब मेहनत कर रहे हो नियंत्रण करने की, तब नियंत्रण बेकार हो जाएगा, क्योंकि प्लानिंग आपने गलत करी। ठीक है, ये देखो, नियोजन और नियंत्रण में अत्यंत घनिष्ठ संबंध है, दोनों एक दूसरे के लिए आवश्यक कार्य हैं। ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और इन्हें पृथक नहीं किया जा सकता। नियोजन नियंत्रण के बिना अर्थहीन है, नियोजन नियंत्रण के बिना अर्थहीन है, एवं नियंत्रण नियोजन के बिना नेत्रहीन है। ये लाइन याद कर लेना है ना, अंडरलाइन कर लेना, ये लिखना ही है अपने को। ठीक है, नियोजन और नियंत्रण निश्चित रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। नियंत्रण नियोजन का एक दूसरा पक्ष है। इसको निम्न तरीके से स्पष्ट किया जा सकता है। नियोजन एवं नियंत्रण के संबंध में दो भागों में विभक्त किया गया है। पहला, नियोजन एवं नियंत्रण एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, दोनों एक दूसरे पर क्या कर रहे हैं, निर्भर कर रहे हैं। दूसरा, नियोजन एवं नियंत्रण में भिन्नता, दोनों में अंतर। ठीक, तो
चलिए देख लेते हैं फटाफट। यहाँ पर नियोजन एवं नियंत्रण एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। क्या क्या पॉइंट है? नियोजन नियंत्रण के अभाव में अर्थहीन है। अभी मैंने समझा दिया है कि नियोजन बहुत अच्छा है पर नियंत्रण बेकार है। नियंत्रण के अभाव का मतलब क्या हुआ? यदि नियंत्रण नहीं है तो नियोजन क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। ठीक, आगे आ जाओ। नियंत्रण नियोजन के अभाव में अंधा है। आप नियंत्रण खूब करने की कोशिश कर रहे हो पर आपकी प्लानिंग ही बेकार थी, तो उसको क्या दिशा निर्देश दिखा पाएगा उसको? भाई नियोजन प्लानिंग है ना, नियोजन क्या करती है? भविष्य दिखाती है। नियोजन क्या करता है? भविष्य दिखाता है ना। नियोजन आपको क्या करता है? मार्गदर्शन करता है। पर आपका मार्गदर्शन करने वाला ही गलत है तो आप सही रास्ते पे पहुंच पाओगे क्या? बस वही बात है कि नियोजन यदि सही नहीं है तो क्या हो जाएगा? नियंत्रण क्या हो जाएगा? अंधा हो जाएगा। उसको मालूम ही नहीं है कि क्या करना है। क्यों? क्योंकि प्लानिंग ही नहीं है। नियंत्रण में करना क्या है ये कैसे मालूम होगा? नियोजन में तय होगा। जब नियोजन ही बेकार हो गया तो वो नियंत्रण तो क्या हो गया? अंधा हो गया ना, उसको तो मालूम ही नहीं करना क्या है। ठीक है, ये हो गया भैया। अब इन दोनों में अंतर, नियोजन एवं नियंत्रण में भिन्नता। तो इसको हम, चलो 3 ही पॉइंट है, फटाफट देख लेते हैं। हाँ, नियोजन के आगे देखना है जबकि नियंत्रण पीछे देखना है। हाँ, ये बेटा 2-2 3-3 लाइन में पूछ लेते हैं। ये क्या पूछ लेंगे? टिप्पणी कीजिए, है ना, संक्षिप्त में टिप्पणी कीजिए। नियोजन आगे देखना है जबकि नियंत्रण पीछे देखना है। इसको हिंदी में एक और तरह से लिख सकता है, नियोजन भविष्य में देखना है तथा नियंत्रण, जबकि नियंत्रण भूतकाल को देखना है ना। इसी तरह से शब्द घुमा के पूछ सकता है। योजनाएं हमेशा भविष्य के लिए बनाई जाती है जो भावी परिस्थितियों के संबंध में पूर्वानुमान पर आधारित होते हैं। योजना में हम पूर्वानुमान लगाते हैं ना कि ऐसा होगा वैसा होगा, राइट। और निर्दिष्ट उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए भविष्य में की जाने वाली कार्रवाइयों को निर्धारित किया जाता है। मतलब भविष्य में कैसे काम किया जाएगा, क्या किया जाएगा, वो निर्धारित किया जाता है। इसके विपरीत नियंत्रण को पीछे देखने की प्रक्रिया कहा जाता है क्योंकि इसके अंतर्गत प्रबंधक कुछ कार्य पूरे हो जाने के बाद ही यह देखता है कि कार्य प्रमापों के अनुसार हुआ है अथवा नहीं। समझ में आ गया? बाकी का पैराग्राफ आप पढ़ लोगे। ठीक है, अब इसके बाद में आता है नियोजन प्रबंधकीय प्रक्रिया का पहला कार्य है तथा नियंत्रण अंतिम। तो नियोजन प्रबंधन में पहला प्रक्रिया अपने देखा ही है। सबसे पहला कार्य क्या है? नियोजन। और नियंत्रण क्या है? अंतिम है। ठीक है, इसको मेरे को पढ़ के बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नियोजन आदेशात्मक तथा नियंत्रण मूल्यांकन प्रक्रिया है। यस, नियोजन में जो प्लानिंग होती है वो कैसी होती है? आदेश की होती है कि ऐसा करना है ना, इतने बजे तक ये काम करना है, ऐसे काम होगा, ये सब क्या है? आदेश है। जबकि नियंत्रण क्या है? मूल्यांकन। ऐसा क्यों नहीं हुआ? मूल्यांकन हुआ ना, ऐसा हुआ, अच्छी बात, क्या हो रहा है? मूल्यांकन हो रहा है। ठीक है, नियोजन आदेशात्मक प्रक्रिया है और यह उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उपयुक्त कार्रवाई को निर्धारित करती है। दूसरी ओर नियंत्रण मूल्यांकन प्रक्रिया है क्योंकि यह निष्पादन, मतलब जो काम हो चुका है का मूल्यांकन करती है कि क्या निर्णयों की अपेक्षित, जो हमने डिसीजन लिए थे उसके अनुसार, अपेक्षित मतलब अनुसार, परिणामों में परिणीत किया गया है, मतलब वास्तव में वैसा किया गया है। इसलिए जहां पर नियोजन प्रक्रिया समाप्त होती है वहां नियंत्रण प्रारंभ होती है। ये लाइन पूछ सकता है वो 2 नंबर में, 1 नंबर में, क्या बताइए इस शब्द को, क्या जहां पर नियोजन प्रक्रिया समाप्त होती है वहां पर क्या होता है? डेस 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 ऑब्जेक्टिव बन सकता है ना। अब आता है बेटा नियंत्रण प्रक्रिया, जो कि हम सिर्फ इस चित्र के माध्यम से ही समझेंगे, बाकी थ्योरेटिकल हम इसको ना पढ़ेंगे ना याद करेंगे, क्योंकि बहुत ही कम बार पूछा गया है। मेरे ख्याल से मेरे को तो अभी तक दिखा नहीं है, बहुत कम चांसेस है इसके आने के, बट हम ध्यान रखेंगे कि क्या है, मान लो पूछ लिया तो, है ना, इसलिए हम सिर्फ ध्यान रखेंगे।
प्रगति प्रमापों का निर्धारण। सबसे पहले क्या करोगे, प्रमाप निर्धारित करोगे नियंत्रण करने के लिए, क्लियर है ना प्रमाप। फिर क्या करोगे, वास्तविक प्रमाप का मापन करोगे, जो वास्तविक प्रगति हुई है, काम हुआ है, उसका क्या करोगे, मापन करोगे कि कितना हुआ है। फिर दोनों की क्या करोगे, तुलना। फिर तुलना से क्या मिलेगा आपका, विचलन मतलब अंतर। फिर उस विचलन का क्या करोगे, विश्लेषण। विश्लेषण मतलब कि उसमें जानोगे कि आखिर ये क्यों हुआ। फिर उसका क्या करोगे, सुधारात्मक कार्रवाई करोगे। और सुधारात्मक कार्रवाई करके फिर से आप वापस क्या कर दोगे, प्रमाप सही तरीके से डिसाइड करोगे। फिर से वही प्रक्रिया चलती रहेगी। ठीक, बस इतना ही है। इसकी वास्तविक उसको हम नहीं जानेंगे प्रक्रिया को कि क्या थी, है ना। ये बहुत कम बार पूछा गया है। तो इस अध्याय में सिर्फ 3 ही प्रश्न बनते। कौन कौन से, 4। विशेषता, महत्व, सीमाएं और दोनों में संबंध, नियोजन और नियंत्रण में संबंध। ठीक, तो यहां पर हम लोगों ने बच्चों व्यवसायिक अध्ययन में, आप यदि देखेंगे आपकी किताबों में तो 2 भाग हैं। ठीक, एक है प्रबंधन जिसको हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हमारा भाग बचेगा वित्तीय प्रबंधन, राइट, जो कि भाग बी है, जिसको हम चैप्टर नंबर 9 कहेंगे। ठीक है, तो वो अब हम थोड़े दिन बाद देखेंगे, है ना। आपको ये वीडियोस मिलते रहेंगे, एग्जाम के पहले सारे वीडियोस बाकी के आ जाएंगे। चलिए ठीक है, ये हो गया हमारा, यहाँ पर एक भाग कंप्लीट हो चुका है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।